हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज डेली करंट अफेयर के इस चौथे वीडियो में हम लोग आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि फिलीपींस में नए राष्ट्रपति बने हैं। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, इनके पिता का नाम फर्डिनेंड मार्कोस था और इनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो इनके पिता का नाम था फर्डिनेंड मार्कोस, इसीलिए अब इनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस। सेम नाम है तो उसके आगे जूनियर लगा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपींस के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे, इनके पिता। और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से पहले तो इन फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को एक नाम से जाना जाता है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, बोंग बोंग। किस नाम से? बोंग बोंग। इसीलिए इनको बोंग बोंग मार्कोस भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे इनका जो वास्तविक नाम है वो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है और इनको बोंग बोंग के नाम से भी जाना जाता है फिलीपींस में, इसीलिए इनको बोंग बोंग मार्कोस भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने किस राष्ट्रपति का स्थान लिया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो नए राष्ट्रपति हैं अभी, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर यानी बोंग बोंग मार्कोस नए राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे रोड्रिगो दुतर्ते। इनका नाम था रोड्रिगो दुतर्ते। ये इनसे पहले राष्ट्रपति थे, अभी अपने पद से हट चुके हैं। नए राष्ट्रपति कौन हो गए? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। आपको ये बात याद रखनी है। अब फिलीपींस के बारे में हमें कुछ बातें और देखनी है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जीएस से संबंधित है, कुछ करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई बातें हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा भी माना जाता है। जैसे फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। क्या नाम था? रेमन मैग्सेसे। ठीक, ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, थर्ड राष्ट्रपति। ठीक, थर्ड प्रेसिडेंट, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति। और इन्हीं के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज। तो आपको ये ध्यान रखना है, एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, किस अवार्ड को जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे प्राइज को, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार ये 1958 में दिया गया था। 1958 में पहली बार 1958 में दिया गया, 5 लोगों को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। 1958 में ये 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक याद रखने हैं, भारतीय थे, भारत के विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक, आचार्य विनोबा भावे को ये दिया गया था। इन 5 लोगों में एकमात्र भारतीय थे उस समय, उनका नाम था विनोबा भावे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो कौन है पहले भारतीय? विनोबा भावे। और विनोबा भावे को ये सम्मान कब मिला था? 1958 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और विनोबा भावे का संबंध भारत में भूदान आंदोलन से है। देखिए, जो मैं बातें यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, उसको भी आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विनोबा भावे का संबंध किससे था? भूदान आंदोलन से। इसके अलावा और किन किन भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है ये भी हम एक बार जान लेते हैं। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दिया जाए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए किन किन को दिया जा चुका है। विनोबा भावे को तो ये सबसे पहले मिला, तो ये पहले भारतीय हैं, विनोबा भावे। दूसरा, ये पुरस्कार मिला था लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को, संपूर्ण
क्रांति आंदोलन के लिए फेमस हैं। 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसके कारण इंदिरा गांधी को इमरजेंसी देश में लगानी पड़ गई। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इनको लोकनायक की उपाधि भी मिली थी, लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण को। और इन्हीं के नाम पर सुराहताल पक्षी विहार का नाम चेंज हो गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है सुराहताल। कौन सा पक्षी विहार? यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड से, अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बलिया में सुराहताल पक्षी विहार है। ठीक, सुराहताल बर्ड सेंचुरी, ये बलिया में है, बलिया में। ठीक, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक, ये भी एक यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है, हम इसको याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम करंट अफेयर को जीके के साथ यानी जीएस के साथ मिक्स करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते चले जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं बताता चलूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना इसको। चलिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तीसरा, ये जिस व्यक्ति को मिला उनका नाम है टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन, और ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 10वें। ठीक, 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप इनके आगे यहाँ लिख लें। ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त हुए और इनको चुनाव सुधार के लिए जाना जाता है। भारत में जितने बहुत ज़्यादा पहले चुनाव होते थे ना, उतना ज़्यादा रिफॉर्म नहीं थे। जैसे पहले वोटर आईडी कार्ड नहीं हुआ करता था, फोटो उस पर नहीं हुआ करती थी, तो कोई पहचान नहीं होती थी, बोगस वोटिंग ज़्यादा होती थी, फर्जी वोटिंग जिसको कहते हैं। लेकिन जब ये चुनाव आयुक्त बने तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज ला दिया इस व्यवस्था में चुनाव के। तो फोटो आईडी, वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनने लग गए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंज लाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा चेंज ये लाए कि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और वो चुनाव कब कराएगी ये वो खुद तय करती है। लेकिन इनके आने से पहले ऐसा नहीं था। इनके आने से पहले सरकारें बताया करती थी अब चुनाव होना है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को खबर पहुंचाई जाती थी और मुख्य चुनाव आयुक्त उस हिसाब से तारीखें तय करते थे। लेकिन टी.एन. शेषन ने आने के बाद सिस्टम ही बदल के रख दिया। जब इनके पास सरकार की तरफ से आदेश आया कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, इन तारीखों में चुनाव होने चाहिए, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा जब चुनाव आयोग को ठीक लगेगा तब चुनाव कराया जाएगा और तब डेट डिसाइड की जाएगी। सोचिए, सरकार को ऐसा बोल दे रहा, उस समय के प्रधानमंत्री उसको ऐसा बोल दे रहा। ठीक, तो बहुत बड़े रिफॉर्म ये लेकर आए, इसलिए इनको याद किया जाता है और एक अच्छे प्रशासक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, और इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट रहा, ये कहते थे कि मैं राजनेताओं को अपने सुबह के नाश्ते की तरह खाता हूँ। ठीक, जो सुबह के नाश्ते में मैं राजनेताओं को खाता हूँ, आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए, टी.एन. शेषन, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। टी.एन. शेषन को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल, जो इस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, अरविंद केजरीवाल, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक को भी ये पुरस्कार मिला है। आप सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने जो रोल किया है वो सोनम वांगचुक का ही रोल है। और सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सोनम वांगचुक। और इसके अलावा ये मिला है रवीश कुमार को, पत्रकार हैं रवीश कुमार, एनडीटीवी के, रवीश कुमार को भी ये मिल चुका है। फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक देश है। कौन से सागर में स्थित है? दक्षिणी चीन सागर में। और ये इस तरह से कुछ हिस्सों में बटा हुआ है और इसके उत्तरी द्वीप को लुजोन कहते हैं। कौन सा? लुजोन द्वीप। ठीक, इसके ऊपर ही एक देश है, इसका नाम है ताइवान। क्या नाम है? ताइवान। और लुजोन और ताइवान एक दूसरे से अलग होते हैं लुजोन जल संधि के द्वारा। कौन सी जल संधि? लुजोन, लुजोन जल संधि। तो ये आपको याद रखना है, लुजोन जल संधि फिलीपींस के लुजोन द्वीप को ताइवान से अलग करती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखें। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और इस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
तो आपको याद रखना है ये है कटक में, और कटक कहाँ है? ओडिशा में। कटक कहाँ है? ओडिशा में। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए, बताइए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कौन सा? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये हैदराबाद में। ये दोनों याद रखने हैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछता है तो हैदराबाद, और अगर आपसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछता है तो कटक, और आपसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछता है तो मनीला, और मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हमारा पूरा हुआ। हम अगला न्यूज़ देखते हैं, अगली क्या है। अगली न्यूज़ है बाल्टोप्स नौसेना अभ्यास 2022 का बाल्टोप्स नौसेना अभ्यास। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, और इसका नाम है बाल्टोप्स। क्या नाम है? बाल्टोप्स। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, वो 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। पहला, बाल्टोप्स नौसेना अभ्यास का आयोजन नाटो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नाटो द्वारा आयोजित नौसेना अभ्यास है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? नाटो के द्वारा। नाटो, नेटो भी इसको कहते हैं, और इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, और वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 30। ठीक है, नेटो। और इसे अमेरिका ने बनाया था। किसने? अमेरिका ने। और इसको बनाने के पीछे कारण ये था कि उस समय यूएसए, अमेरिका और यूएसएसआर आपस में शत्रु हुआ करते थे। तो नेटो बनाकर अमेरिका ने कई यूरोप के देशों को अपने अंडर ले लिया कि अगर रूस उन पर हमला करता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? यूएसए की होगी, और सबके सब जितने देश नेटो के अंदर हैं वो सब मिलकर किसके ऊपर हमला कर देंगे? रूस के ऊपर। यानी नेटो के किसी भी सदस्य के ऊपर हमला, एक सदस्य के ऊपर अगर हमला होता है तो वो नेटो के सभी सदस्यों पर हमला समझा जाएगा, और एक साथ हमला करेंगे वो देश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में हम नेटो को कभी बाद में देखेंगे। नेटो यहाँ पे इतना ही। इसके बाद इस सैन्य अभ्यास का, इस नौसेना अभ्यास का आयोजन बाल्टिक सागर में किया जा रहा है। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक सागर। ये कहाँ हो रहा है? बाल्टिक सागर में हो रहा है। और बाल्टिक सागर कहाँ है? अब आप ध्यान कीजिए, यूरोप महाद्वीप, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो यूरोप महाद्वीप में हम देखते हैं कि बाल्टिक सागर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश। इसके अलावा आप देखते हैं जर्मनी, इसके अलावा आप देखते हैं रशिया, इसके अलावा आप देखोगे फिनलैंड, इन सबसे सीमा लगाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाल्टिक कंट्रीज के नाम बताइए, बाल्टिक देशों के नाम, तो ध्यान रखना बाल्टिक देशों के अंदर केवल 3 देश कहे जाते हैं। देखिए, बाल्टिक सागर से सीमा लगाने वाले देश तो ज़्यादा हैं, लेकिन बाल्टिक देश कितने देश कहलाते हैं? 3। कौन कौन सा? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया। ठीक है, चलिए। तो बाल्टिक सागर में इसका आयोजन हो रहा है, नेटो इसका आयोजन कर रहा है, और ये एक नौसैनिक अभ्यास है, बाल्टोप्स। दूसरी बात, इस बाल्टोप्स की शुरुआत 1972 में की गई थी नेटो के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की गई? 1972 में नेटो के द्वारा। और इस आयोजन में, इस बाल्टोप्स में वर्तमान में कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 16 देश। कितने? 16 देश इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 2 गैर नाटो देश भी हिस्सा ले रहे हैं। गैर नेटो, गैर नेटो का मतलब नॉन नेटो, ऐसे देश जो नेटो के सदस्य नहीं है वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उनके नाम हैं, यही नाम आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक का नाम है स्वीडन और एक का नाम है फिनलैंड, और इनको नेटो का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है कि आप नेटो के सदस्य बने। ठीक, स्वीडन और फिनलैंड। और अगर ऐसा होता है कि नेटो का सदस्यता लेने का अगर प्रयास करते हैं तो ध्यान रखिएगा रूस इनके ऊपर भी हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने यही किया था। यूक्रेन नेटो की सदस्यता लेना चाहता था, और यूक्रेन और रूस की सीमा आपस में लगी हुई है। ठीक है, इसी कारण रूस ने
यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब सोचिए, फिनलैंड की और रूस की सीमा भी आपस में लगी हुई है, अगर फिनलैंड ऐसा करता है तो हो सकता है वो फिनलैंड पर भी हमला कर सकता है, युद्ध और आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार मैप जरूर देखिएगा कि फिनलैंड कहाँ पर है, कैसे रूस से वो सीमा बनाता है। ठीक है, रूस और फिनलैंड एक दूसरे से जो अलग होते हैं ना, रूस और फिनलैंड एक दूसरे से सीमा बनाते हैं। तो रूस और फिनलैंड के बीच में एक लाइन है, इस तरफ कौन है, फिनलैंड, और इस तरफ कौन है, रशिया। इस रेखा का नाम है मैनर-हीम रेखा। क्या नाम है, मैनर-हीम रेखा। तो रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, मैनर-हीम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाल्टोप्स के बारे में यही, नाटो ने इसका आयोजन किया है, इसमें 16 देश भाग ले रहे हैं। इसके अलावा नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें वर्तमान में 30 सदस्य हैं और 1949 में इसका गठन हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, यूएसएसआर के, सोवियत संघ के विरुद्ध। ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा है इस एक्सरसाइज का, बाल्टिक सागर में। और बाल्टिक देश कितने हैं, 3, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और इसका आयोजन 1972 से हो रहा है और 2022 में इसमें 2 गैर नाटो सदस्य भी हिस्सा ले रहे हैं। उनके नाम क्या है, स्वीडन और फिनलैंड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है न्यूज़ है वो ये है, प्रधानमंत्री ने भारत के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ एग्जाम के लिए। और नैनो यूरिया प्लांट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नैनो यूरिया क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट है, और ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का पहला नैनो यूरिया प्लांट है। और इसका उद्घाटन पीएम ने किया, और इसकी लागत, इस प्लांट की लागत 175 करोड़ रुपए आई है। यानी प्लांट कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ है, 175 करोड़ रुपए में बनकर। दूसरा, ये उद्घाटन नैनो यूरिया प्लांट का कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, इफ्को का नाम आपने सुना होगा, फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है, खाद वगैरह का उत्पादन करता है, उर्वरक का। इफ्को, और इफ्को कौन सा, कई सारे इफ्को हैं पूरे इंडिया में, और इफ्को कलोल, ठीक, कलोल। और उद्घाटन कहाँ हुआ था, गांधीनगर, और ये इफ्को कलोल वहीं गांधीनगर में ही स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएम ने कहाँ किया है उद्घाटन, तो आप ध्यान रखेंगे गांधीनगर में। ठीक, गांधीनगर। और जिस कार्यक्रम के दौरान ये उद्घाटन किया गया उस कार्यक्रम का नाम है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि प्रोग्राम, ठीक, या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था गांधीनगर में, और इफ्को कलोल में बनाए गए नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि ये है क्या नैनो यूरिया। देखिए, खेतों में खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है, ये आप सबको मालूम है। तो यूरिया का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने से ज़मीन बंजर होने लग गई है। इसीलिए इफ्को ने क्या किया, इफ्को ने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है, ठीक। और ये 500 ml में इन्होंने बनाया है, 500 ml यानी लगभग आधा लीटर आप कह सकते हो, 500 ml है। और इस 500 ml यानी 500 ml में नैनो लिक्विड है, नैनो यूरिया लिक्विड 500 ml में, उस 500 ml में जो क्षमता है वो एक कट्टे के बराबर, जो आप यूरिया का कट्टा खरीद के लाते हैं उस एक पूरे बैग के बराबर उसकी क्षमता है। सोचिए आप, पूरे बैग के बराबर, यानी इसको कहा जाए तो एक जो 500 ml का जो एक नैनो यूरिया लिक्विड होगा, 500 ml का एक नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो सोचिए पहले के पुराने एक बैग यूरिया के बराबर है। सोचिए इसके बराबर, ठीक है। तो अब इतना डालने से अच्छा है कि हम केवल इसका प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, कम से कम यूरिया जाएगा, ठीक। और जमीन जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी उतनी, यानी आप ऐसे समझो कि जब कट्टे से यूरिया डाला जाता था ना, तो ये फसल के लिए 20 से 40% कारगर सिद्ध होता था। 20 से 40% बस इतना ही मिल पाता था, 20 से 40% ही सफल हो पाता था। लेकिन नैनो यूरिया लिक्विड के माध्यम से ये इसकी जो दक्षता है वो 80% तक आ गई है। सोचिए 80%, ये ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा, ज़्यादा लाभ देगा, ठीक। तो नैनो यूरिया लिक्विड कहाँ बनाए जाएंगे, उसी नैनो यूरिया प्लांट में, ठीक। नैनो यूरिया प्लांट में
इनको बनाया जाएगा। और ये इफ़को कलोल के द्वारा बनाया गया है, इफ़को कलोल। जैसे उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ इफ़को आंवला में है। अगर आप कभी दिल्ली वाले रूट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा, बरेली से जब दिल्ली जाते हैं तो आप देखते हैं आंवला, इफ़को आंवला पड़ता है, ठीक है। अब इस नैनो यूरिया प्लांट की क्षमता क्या है, देखिए ये प्रतिदिन, इसकी क्षमता इतनी है कि ये प्रतिदिन 500 ml की 1.5 लाख बोतलें बना देगा, ठीक। 500 ml की कितनी बोतलें, 1.5 लाख बोतलें बनाएगा प्रतिदिन, इतनी इसकी क्षमता है। तो इसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में ऐसे कई नैनो यूरिया प्लांट देखने को हमको मिलेंगे, क्योंकि अब पूरे कट्टे की जगह हम क्या सिर्फ नैनो यूरिया लिक्विड का इस्तेमाल 500 ml में ही काम हो जाएगा, इतना बड़ा ये कट्टा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा यूरिया का, ठीक है। चलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंतिम बात हम कर लेते हैं इफ़को के बारे में, है ना। इफ़को के बारे में एक बार देख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, इफ़को को एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये कि इफ़को का पूरा नाम है क्या। इफ़को, इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है, IFFCO, ठीक, इफ़को। दूसरी बात, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी भारत में। कब हुई थी, 1967 में। और शुरू में इसमें लगभग 57 कोऑपरेटिव्स जुड़े हुए थे, सहकारी समितियां जिनको हम कहते हैं, 57 कोऑपरेटिव जुड़े थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 36,000 है। यानी वर्तमान में इफ़को से कितने कोऑपरेटिव्स जुड़े हुए हैं, 36,000 कोऑपरेटिव्स जुड़े हुए हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इफ़को की फुल फॉर्म जरूर याद कर लें और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप जरूर याद कर लें, ठीक है। चलिए इतना ही था आज के लिए, हम इतना ही रखते हैं और आगे अब अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, उनको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।